हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जो फ्री रेडिकल की डीपीपी आप लोगों को दी हुई है, आज मैं उस डीपीपी को सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग एक बार देखिएगा इन क्वेश्चंस को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना था। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं और इन क्वेश्चंस में सबसे पहला सवाल है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पी क्यू एंड आर। ओके, सबसे पहला सवाल यहां पर क्या है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पी क्यू एंड आर। तो यहां पर बड़ा आसान सा सवाल है क्योंकि रेडिकल्स की स्टेबिलिटी पे जो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं वो फैक्टर हमने किए हैं साइज, एक किया हाइपर कॉन्जुगेशन, एक किया रेजोनेंस, एक किया हमने कैप्टोडेटिव इफेक्ट और एक परसिस्टेंट रेडिकल। क्लियर। यहां पर अगर हम केस देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन का सवाल है और अगर मैं यहां पर यह कहूं कि यहां पर नंबर ऑफ एल्फा एच 9 है, यहां पर नंबर ऑफ एल्फा एच 1 है और यहां पर नंबर ऑफ एल्फा एच 4 है और हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ एल्फा एच जितने ज्यादा होंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो होगा पी, उसके बाद में जो होगा स्टेबिलिटी वो होगी आफ्टर द पी, यहां पर हो गया ये आर यानी कि पी और देन आर और देन क्यू। दिस वन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पी आर एंड क्यू। ओके, तो आंसर हो गया डी। या लीजिए ये हमने यहां पर इसकी स्टेबिलिटी पे फैक्ट किया है ना। स्टेबिलिटी इस प्रकार से हमारे को यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यहां पर पूछा है इस एल्कीन की रिएक्शन, इस एल्कीन की रिएक्शन हमने बी आर रेडिकल से करवाई और बी आर रेडिकल के साथ जब रिएक्शन हुई तो हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हुई। करेक्ट। इस स्पीशीज के जो ऑब्टेन होने पर ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है ये हम लोगों को बताना है। क्लियर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फ्री रेडिकल का एल्कीन के ऊपर एक फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है, तो आपको यह बताना है ये स्टेप किसका है। क्या ये इनिशिएशन का स्टेप है, क्या ये टर्मिनेशन का स्टेप है, क्या ये प्रोपेगेशन का स्टेप है या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का एग्जांपल है। ये हो नहीं सकता। देखो टर्मिनेशन के अंदर हमेशा दो रेडिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, ये हो नहीं सकता। चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर रेडिकल जनरेट होता है एक फ्रेश सबस्ट्रेट से, तो यहां पर ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती। तो एक रेडिकल और एक फ्रेश सबस्ट्रेट रिएक्शन कर रहा हो और फाइनली वापस एक रेडिकल बन रहा हो तो दैट मींस द स्टेप बिलोंग्स टू द चेन प्रोपेगेशन। यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं चेन प्रोपेगेट हो रही है, रेडिकल यहां फ्री रेडिकल एडिशन देके एक नया रेडिकल बना रहा है और एक नया रेडिकल हमें पता है फिर HBr के साथ रिएक्शन करेगा और H लेके एक नया Br रेडिकल बना देगा, फिर Br रेडिकल इस स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होगा और ये चेन प्रोपेगेट होती रहेगी। दैट मींस हम यहां कहेंगे आंसर इज सी। अब मैं बात करता हूं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है ए केमिस्ट प्लान्स टू प्रिपेयर 1 ब्रोमो 2 पेंटीन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। 1 ब्रोमो 2 पेंटीन हमारे को यहां पर बनानी है इस सबस्ट्रेट से और NBS हमारे को दिया गया है। तो अपने को ये चीज पूछी गई है दिस प्लान इज नॉट likely to work because, पर ये प्लान वर्क नहीं करेगा। हमारे को इससे 1 ब्रोमो पेंटीन बनानी है बट ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है ये प्लान। वाई? हमें पता है इसके अंदर पहला ऑप्शन देयर विल बी नो रिएक्शन, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, रिएक्शन तो होगी। क्यों होगी? बिकॉज एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन NBS लाता है, तो ये नहीं कह सकते। दूसरा ऑप्शन ये प्रोडक्ट आल्सो फॉर्म होगा, यस ये प्रोडक्ट मिलेगा बिकॉज ये भी एलाइलिक पोजीशन है। तीसरा ये प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा, गलत, ये चीज नहीं होगी। फोर्थ भाई एडिशन नहीं होता सब्स्टिट्यूशन होता है और यहां पर कह रखा है कि ये टर्मिनल यानी इस पोजीशन पर ब्रोमीन यानी कि हम कहते हैं एलाइलिक की अगली पोजीशन दैट इज कॉल्ड होमो एलाइलिक पोजीशन, क्या वहां पर रेडिकल आएगा? नहीं। तो इसका मतलब कि हम ये कह दें कि इससे रिएक्शन से केवल यही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इस एलाइलिक के साथ साथ यहां पर भी एक एलाइलिक पोजीशन है और अगर यहां पर भी एक एलाइलिक पोजीशन है तो हम क्या कह सकते हैं ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। क्लियर। यानी कि यहां पर भी एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन आएगी और अगर इस पोजीशन पर भी ब्रोमीन आएगी तो हम कहेंगे कि ये इसलिए अच्छा मेथड नहीं है बिकॉज ये प्रोडक्ट भी हम लोगों को ऑब्टेन होगा। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को गिवन है सेलेक्ट द चेन प्रोपेगेशन स्टेप इन द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का अगर क्लोरीनेशन करवाते हैं तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप आपको बताना है। तो देखो चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में। मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि सबसे पहले चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर जो RH होता है ये हेलोजन रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है और ये स्टेप इसका स्लो स्टेप होता है और ये स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और इस स्टेप के अंदर R रेडिकल बनता है और X रेडिकल यहां से H रेडिकल ले लेता है, मतलब H लेता है। ये इसका स्लो एंड RDS स्टेप है, करेक्ट। अब इस स्लो एंड इस RDS स्टेप के अंदर ये देखिए ये वाला स्टेप यहां कौन सा है, क्या ये प्रोपेगेशन है? हम कहेंगे नहीं, यहां तो दो क्लोरीन रेडिकल बन रहे हैं होमोलाइटिक क्लीवेज से, तो ये तो इनिशिएशन का स्टेप है, या ये कह दो इट इज द केस ऑफ थर्मोलाइसिस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्लोरीन रेडिकल यहां CH4 से रिएक्शन करके CH3Cl बनाता है और साथ में H रेडिकल बनता है। हमें पता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन या हेलोजिनेशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी H रेडिकल नहीं बनता, ये हम लोगों को पता है। तो हम ये कह दें दूसरा भी नहीं हो सकता स्टेप। तीसरा स्टेप CH3 रेडिकल का बनना यानी R रेडिकल का बनना और HCl, यस तीसरा स्टेप प्रोपेगेशन का स्टेप है। फोर्थ स्टेप H रेडिकल और Cl2 का आपस में रिएक्शन। यार जब H रेडिकल बनता ही नहीं है कभी भी किसी भी स्टेप में तो H रेडिकल रिएक्शन कैसे करेगा? तो हम कहेंगे नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब मैं पांचवें स्टेप की बात करता हूं। पांचवें स्टेप में CH3 रेडिकल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CH3Cl और क्लोरीन रेडिकल देता है, तो हम कहेंगे यस ये प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप है। मतलब ये R रेडिकल बनने के बाद आप याद कीजिए फिर ये R रेडिकल हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है और हमारे को क्या देता है RCl प्लस क्लोरीन रेडिकल। फिर ये क्लोरीन रेडिकल यानी X रेडिकल फिर से इसी स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होता है और ये प्रोपेगेशन स्टेप कंटिन्यूअसली होता रहता है। इसका मतलब ये भी प्रोपेगेशन का स्टेप है। तो प्रोपेगेशन का स्टेप कौन कौन सा हुआ? एक 3 नंबर और एक 5 नंबर। तो इसका मतलब आंसर इज C, ये हम लोग यहां पर आंसर कहेंगे। क्लियर? अब मैं बात करता हूं पांचवें क्वेश्चन पर आता हूं मैं। ओके देखो भाई 5th नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। हमारे को लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपस में मैच करना है, करेक्ट, और करेक्ट आंसर बताना है। बहुत सिंपल सा है, समझते हैं हम लोग। यहां ध्यान रखना ये PQRS थोड़े से शिफ्ट हो रखे हैं, बस ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके चलिए तो देखो पहले स्टेप के अंदर हम ये कह दें कि अगर इस एल्कीन पर हमारे को सिंपल HBr का एडिशन करवाना है, H यहां जुड़ जाए Br यहां जुड़ जाए, तो मैं यहां HBr को इससे जोड़ूंगा, यानी फर्स्ट को मैं P से जोड़ूंगा। अगर मुझे यहां पर उल्टा करवाना है, उल्टा मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाना है, H यहां जोड़ना है Br यहां जोड़ना है, ये तो ऊपर वाला था केस। अगर मेरे को H यहां जोड़ना है और Br यहां जोड़ना है यानी एंटी मार्कोनिकॉफ करवाना है तो मैं HBr के साथ पेरोक्साइड लूंगा। तो फर्स्ट के साथ तो P हो गया और सेकंड के साथ R हो गया। उसके बाद मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड के अंदर मुझे एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन चाहिए और एलाइलिक पर पोजीशन पर अगर मुझे ब्रोमीन चाहिए तो मैं NBS के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, थर्ड को मैं S के साथ जोड़ूंगा। ओके तो फोर्थ ऑटोमेटिक Q बच गया। तो यहां पर फर्स्ट को P के साथ बिल्कुल, सेकंड को R के साथ, थर्ड को Q के साथ, थर्ड को Q के साथ, तो फर्स्ट P, सेकंड R, थर्ड Q और फोर्थ S। इसका मतलब B इज द आंसर। यहां पर हमारे को B आंसर मिलेगा। यहां सिंपल क्या है मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन HBr का हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ करवाना है तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा लेंगे। ओके एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करवाने के लिए NBS काम में लेते हैं। और क्या बच गया बेसिकली लास्ट में सिंपल ब्रोमीन अगर हमारे को जोड़नी है तो हम ब्रोमीन का एडिशन करवा देंगे। लेकिन यही ब्रोमीन याद करो हाई टेम्परेचर पर ली हुई होती है हिटिंग साइन के साथ फोटोकेमिकल कंडीशन पर, तो फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई जाती है। अब मैं बात करता हूं पांचवें के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन, इसको भी जरा समझते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो
यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर NBS काम में लिया गया है। तो एक बात बताएं हम आप मुझे, अगर ये साइक्लोहेक्सिन हमारे को गिवन है, ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन NBS के साथ करवाते हैं, तो हमारे को पता है एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन हम लोगों को मिलेगा। एलाइलिक पोजीशन पर हमारे को क्या मिलेगा? ब्रोमीन। क्लियर? अगर एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन हमारे को मिलेगा, करेक्ट, तो देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर H2O के साथ K2CO3 ये दिया हुआ है। अब इसका मीनिंग समझो क्या है। अगर हम किसी भी इस हेलो डेरिवेटिव की रिएक्शन, याद करो, एक्वस KOH के साथ करा देते हैं, या मैं कह दूं एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, या मैं ये कह दूं अगर हम एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन करा लेते हैं। अब ये एक्वस एल्कली हो सकता है एक्वस K2CO3 लिखा हुआ मिल जाए, हो सकता है एक्वस Na2CO3 लिखा हुआ मिल जाए, ये लीजिए इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए। तो आप याद कीजिए, अगर हम एक्वस एल्कली कुछ भी ले लेते हैं तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें पता है ये जो Br यहाँ पे लगा हुआ है, ये Br इज रिप्लेस्ड बाय Br किससे रिप्लेस्ड हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल OH से, और हमारे को एलाइलिक अल्कोहल ऑब्टेन होता है। हमारे को क्या ऑब्टेन हो गया? एलाइलिक अल्कोहल। ये हम लोग जानते हैं, समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पहले NBS के द्वारा एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन आ गई, और उसके बाद में यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल ऑब्टेन हो गया, और इससे हमारे को आंसर मिल गया A, यानी कि इस रिएक्शन में हमारे को A प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, आगे देखिएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ये एलाइलिक सबस्ट्रेट दिया गया है, करेक्ट, और NBS की रिएक्शन करवाई गई है। हमसे पूछा है व्हाट इज X, तो हमारे को पता है हम ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट एज वेल एज मेजर प्रोडक्ट बनाना जानते हैं। तो यहाँ पर NBS जब रिएक्शन करेगा, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड जब रिएक्शन करेगा, तो इस एलाइलिक पोजीशन पर हमारे को पता है ब्रोमिनेशन होगी और मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यानी हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोगों को ऑब्टेन होगा, दैट इज द ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक पोजीशन। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की। देखिए, 7th एग्जांपल के बाद अब हम आते हैं 8th एग्जांपल की बात। ओके, देखो इसका आंसर ये रहा, दैट इज द C इज द आंसर। क्लियर? ये C आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर क्या हो जाएगा? C, यही किया था। चलो ठीक, आगे देखिएगा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। बिल्कुल भाई, यहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेंगे। व्हाई मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट? इसलिए मिलेंगे बिकॉज एलाइलिक पोजीशन ये भी है, दिस वन इज द एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन ये भी है। ओके, और फिर इनके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होती है, हम जानते हैं। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे। हमसे क्या पूछा गया है? द लीस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट इनमें से क्या होगा? देखो, लीस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है या तो माइनर प्रोडक्ट, और अगर कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है तो उसे भी लीस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। याद रखना, या तो सबसे कम बनने वाला अमाउंट उसका लीस्ट प्रोबेबल कहलाएगा, या फिर मान लीजिए इन चारों ऑप्शन में से वो प्रोडक्ट जो बन ही नहीं सकता, तो फिर आंसर लीस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट वो होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि इस वक्त इस कंपाउंड में जब NBS रिएक्शन करेगा ना, तो यहां एक रेडिकल तो ये बनता है, ये लीजिए, और एक रेडिकल ये बनता है, ये लीजिए। ये रेडिकल हम लोगों को यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। ये दो प्रकार के रेडिकल यहाँ पर बन सकते हैं, एक रेडिकल यहाँ बनेगा और एक रेडिकल यहाँ बनेगा। ये रेडिकल्स हमारे को यहाँ पर ऑब्टेन होंगे। क्लियर? अब ये रेडिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी दे रहे हैं, इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ये लीजिए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी भी होगी। दोनों जगह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, तो ये रेडिकल कहाँ पे चला जाएगा? ये लीजिए, ये लीजिए, और यहाँ ये रेडिकल हो जाएगा। और अगर यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो भाई यही रेडिकल कहाँ पे बनेगा? यहाँ बनेगा। करेक्ट? ये चार जगह रेडिकल हमारे को दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ब्रोमीन यहाँ लगाई जा सकती है, यहाँ लगाई जा सकती है, यहाँ लगाई जा सकती है, यहाँ लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट देखो यहाँ कौन कौन से हैं, राइट। तो यहाँ पर
ये प्रोडक्ट बिल्कुल बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट अगर मैं रेडिकल यहां जोड़ रहा हूं, ये प्रोडक्ट कौन सा वाला हो गया, एलाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर रेडिकल आ जाएगा। ओके, ये प्रोडक्ट कहीं भी बन रहा है, हम अगर देखें तो हाँ भाई देखिएगा, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो कहीं भी बन रहा है, तो हम कहेंगे यस ये वाला प्रोडक्ट इस जगह बन रहा है हमारे पास। देखो इधर, या चलो सी प्रोडक्ट देखो, क्या ये वाला प्रोडक्ट हमारे को कहीं भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस डबल बॉन्ड के साथ? यस, ये वाला प्रोडक्ट ये रहा सी, ये प्रोडक्ट भी हमारे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? अगर मैं बी की बात करता हूं, बी प्रोडक्ट की, तो देखो बी प्रोडक्ट क्या हमारे को कहीं भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो हम ये कहते हैं, अगर मैं रेडिकल यहां पर देखो इधर, ये यहां पर ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी थी क्या मैंने गलती से? नहीं, एक रेडिकल तो देखो ये बनेगा यहां पर, वापस से देखो एक बार आप देखिए, यहां पर एक रेडिकल यहां बनेगा, देखिएगा आप, ये लीजिए कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, देखिए एक रेडिकल तो यहां पर इस कंपाउंड के अंदर ये बनेगा, करेक्ट, प्लस, और एक रेडिकल हम यहां पर ये कह दें, यहां पर ये वाला बनेगा। अब आप इन रेडिकल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लो, राइट? वो पिछली बार इसी को हम लोगों ने लिख दिया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, राइट? ये रेडिकल रेजोनेंस की बात इधर चला गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ चुका है, करेक्ट? और यहां जब आप रेजोनेंस करवाएंगे तो हम क्या कह देंगे, ये डबल बॉन्ड यहां बन गया, ये रेडिकल इधर बन गया। इसका मतलब आपको ये प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट आपको कहां दिखाई दे रहा है, राइट? ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये प्रोडक्ट ये रहा, राइट? ये वाला प्रोडक्ट तो यहां दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करता हूं तो ये प्रोडक्ट हमारे को यहां दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करता हूं तो ये प्रोडक्ट हमारे को यहां दिखाई दे रहा है। ये तीन प्रकार के प्रोडक्ट्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं, राइट? ये वाला प्रोडक्ट देखो इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रोडक्ट ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कि हम ये कह दें कि यहां पर हम बी आर ला ही नहीं सकते, बिकॉज ये एलाइलिक पोजीशन नहीं है। इसका मतलब यहां हम क्या बोलेंगे कि आंसर इज डी, ये प्रोडक्ट कभी भी हमारे को ऑब्टेन नहीं होगा, राइट? अब मैं आता हूं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? देखो इधर बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। देखिए 9th क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। चलिए देखो भाई 9th क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा 9th क्वेश्चन में सबसे पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई गई है हाई टेम्परेचर पर। मतलब रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। एक बात बताइए, अगर मैं केवल क्लोरीन लिखूं, केवल ब्रोमीन लिखूं, केवल हैलोजन लिखूं, कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं करूं, तो यहां सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगा हैलोजन का। लेकिन अगर हम हैलोजन के साथ हाई टेम्परेचर लिख रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें करवानी होती है। तो हम यहां क्या कहते हैं कि सबसे पहले यहां एलाइलिक पोजीशन के ऊपर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को मिलेगी, यानी कि यहाँ एलाइलिक पोजीशन पर क्लोरीन आ जाएगा। उसके बाद सोडियम एंड ड्राई ईथर, और सोडियम और ड्राई ईथर का मतलब हो गया RX हैलोजन डेरिवेटिव सोडियम एंड ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस के अंदर डाइमराइज्ड होंगे। इट इज द एग्जांपल ऑफ वुड्स रिएक्शन। और दो एलाइलिक स्पीशीज जब आपस में जुड़ेगी, ये लीजिए, तो हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ये दो एलाइलिक स्पीशीज इस बॉन्ड को आपस में बना रही है। ये चीज कह दूं मैं, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। दो एलाइलिक स्पीशीज यहां आपस में जुड़ रही है। आगे देखिएगा, अब मैं आता हूं 10th नंबर एग्जाम्पल में। देखो 10th नंबर एग्जाम्पल में ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। यहां पर वो कौन है जो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट
नहीं देगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जहां बनना पॉसिबल ही नहीं है वहां पर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हम ये जानते हैं। तो देखो HBr, क्या यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा? तो हम कह दें कि यस, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज एटम के तरफ स्पाई इलेक्ट्रॉन को भेज दूं तो ऑब्वियसली H यहां जुड़ेगा और Br यहां जुड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पे जाके जुड़ रहा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। तो ये प्रोडक्ट कैसा हुआ? एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट, द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक्स ऑन द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पे जाके जुड़ता है। हम ये कह दें जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पहले से ही ज्यादा होते हैं, ये हम लोगों को पता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां जुड़ रहा है? जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इसका मतलब हम ये कहेंगे ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। अगर यहां बात करूं HBr पेरोक्साइड, यस एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है यहां पर भी। क्यों? क्योंकि यहां पर H कहां जुड़ेगा? H तो जुड़ेगा यहां, वही जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पे जुड़ रहा है। और Br कहां जुड़ रहा है? इस जगह, क्योंकि इसकी ट्रिक क्या बताई थी? मोर स्टेबल रेडिकल के साथ लेस स्टेबल, लेस स्टेबल के साथ मोर स्टेबल रेडिकल को हमारे को जोड़ना होता है। यही आपको मैंने फ्री रेडिकल एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अंदर ट्रिक्स बता रखी है। आगे देखिएगा, अगर मैं HBr पेरोक्साइड इसकी बात करता हूं तो यहां HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप चाहे यहां जोड़ लो और आप चाहे यहां जोड़ लो, H को या Br को कहीं भी जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मतलब इसमें हमें कोई एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देन द आंसर इज सी, ये आंसर यहां पर रहेगा। अब मैं आता हूं 11th नंबर एग्जांपल पे। 11th नंबर एग्जांपल में प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। देखो सिंपल सा केस है, यहां HBr और पेरोक्साइड दिया हुआ है और HBr पेरोक्साइड यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन। और मैंने आपको क्या सिखाया है, इसकी ट्रिक क्या है कि जिस भी एल्कीन के ऊपर आप जोड़ रहे हो, फ्री रेडिकल एडिशन करा रहे हो, उस एल्कीन में मोर स्टेबल रेडिकल, लेस स्टेबल रेडिकल सेपरेट कर दो, है ना। और जिसको जोड़ रहे हो उसका भी मोर स्टेबल लेस स्टेबल रेडिकल पता कर लो और फिर उनको आपस में जोड़ दो, मोर स्टेबल के साथ लेस स्टेबल, लेस स्टेबल के साथ मोर स्टेबल। यही सिखाया था मैंने आप लोगों को ट्रिक इसकी। तो हम ये कहते हैं यहां होमोलाइटिक क्लीवेज और यहां आपको मोर स्टेबल रेडिकल दिख रहा है, यहां लेस स्टेबल दिख रहा है। मोर स्टेबल के साथ H जुड़ जाएगा यानी लेस स्टेबल रेडिकल, और लेस स्टेबल रेडिकल के साथ Br रेडिकल जुड़ जाएगा यानी मोर स्टेबल रेडिकल, और हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यहां Br जुड़ जाएगी। क्लियर? और यहां पर ये प्रोडक्ट हमारे को C में दिखाई दे रहा है, तो C इज द आंसर, ये लिखिए। ओके, चलिए अब मैं आता हूं आफ्टर द 11th नंबर एग्जांपल। देखो आगे की बात करते हैं। 12 नंबर एग्जांपल, ये रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 13th नंबर एग्जांपल। 13th नंबर एग्जांपल की बात करता हूं मैं। देखो 13th नंबर एग्जांपल, बहुत ही अच्छा सवाल, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, आपको बहुत कैप्टोडेटिव इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो यहां पर इस कंपाउंड की रिएक्शन Y रेडिकल के साथ करवाई जा रही है। इस कंपाउंड की रिएक्शन हम Y रेडिकल से करवा रहे हैं और Y रेडिकल के साथ करवा के हम ये डीलोकेलाइज्ड रेडिकल बना रहे हैं। फिर डीलोकेलाइज्ड रेडिकल R के साथ रिएक्शन कर रहा है, राइट, और हमारे को ये सब्स्टिट्यूटेड वगैरह जो भी है ये प्रोडक्ट वगैरह दे रहा है। मतलब ये रेडिकल से H रेडिकल निकल जाएगा, R रेडिकल से जुड़ जाएगा और हमारे को इस तरीके से कोई रिएक्शन वगैरह से कोई प्रोडक्ट वगैरह मिल रहा है। अब सवाल क्या है, आप तो वो समझो। सवाल ये है कि इन द अबव रिएक्शन, अगर इस दी हुई रिएक्शन के अंदर ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट, ये लीस्ट रिएक्टिव कब होगा? जब Z क्या हो, मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। उस वक्त ये Z क्या होगा? जब ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो एक बात बताइए, अगर मैं ये कह दूं कि यहां से यहां ये बनना, ये स्लो स्टेप है, ये RDS स्टेप है। क्लियर? हमें पता है कि अगर हम किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई भी चीज जोड़ेंगे तो उसका जुड़ना स्लो स्टेप होता है, RDS स्टेप होता है। क्लियर? तो इसका इस पे जुड़ना इज द स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रेडिकल का बनना RDS है। अरे इसका इस पे जुड़ना RDS है, या तो ये कह दूं या मैं ये कह दूं कि इसके ऊपर इसका जुड़ना, या ये कह दूं कि इसका बनना RDS स्टेप है। तो इसका बनना स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है। अब हम ये भी जानते हैं यदि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये आसानी से होगा पाथ और ये कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी
तो इसका इसमें कन्वर्जन आसानी से नहीं होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये लीस्ट रिएक्टिव कब है, यानी कि ये आसानी से कब रिएक्शन नहीं करेगा, हमसे ये पूछा गया है। तो आसानी से तब रिएक्शन नहीं करेगा जब इसकी स्टेबिलिटी कम है। अब इसकी स्टेबिलिटी कम कब होगी, जब Z क्या हो। तो हमें ये पता है कि यार रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, और रेडिकल की स्टेबिलिटी विथड्रॉइंग ग्रुप से भी बढ़ती है, रिलीजिंग ग्रुप से भी बढ़ती है। वी नोज वेरी वेल एंड दैट इज कॉल्ड कैप्टोडेटिव इफेक्ट। वी नोज वेरी वेल दैट both electron withdrawing as well as electron releasing group increase the stability of the free radical and that is called captodative effect, और इसे हम कैप्टोडेटिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे NO2 लगाओ, रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्लोरीन लगाओ, OH लगाओ, कुछ भी लगाओ, रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर Z बराबर H ही है तो फिर रेडिकल ना कोई स्टेबल ज्यादा हुआ ना कम हुआ, ये तो कैसा भी हो गया। लेकिन Z के अलावा आप कोई भी ग्रुप लगा लो तो रेडिकल की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। तो बताइए Z क्या हो कि ये लीस्ट रिएक्टिव रहे कंपाउंड। तो हम कहें अगर ZH है तो फिर ये लीस्ट रिएक्टिव ही है, क्योंकि बनने वाला रेडिकल इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो आंसर आएगा ए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन द गिवन कन्वर्जन, है ना, इन द गिवन कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड बाय विच सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक कन्वर्जन हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर आपसे पूछा है ये किसके द्वारा होगा। तो देखो रिएक्शन को पहचाना करो हमेशा। स्टेप्स अगर कोई नेम्ड रिएक्शंस के हैं तो हमेशा नेम्ड रिएक्शंस को पहचानो। तो देखो अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन और ये डेल्टा कार्बन, और डेल्टा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है। अब डेल्टा में मिथाइल की जगह CHO का आ जाना, यानी मिथाइल की जगह कार्बोनाइल का आ जाना इज द एग्जांपल ऑफ बर्टॉन रिएक्शन। और बर्टॉन रिएक्शन के स्टेप क्या थे, हमको क्या सिखाया, सबसे पहले NOCl ले लो या HNO2 ले लो या नाइट्राइट एस्टर बन जाएगा, फिर होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, एल्कोक्सी रेडिकल बन जाएगा, फिर डेल्टा कार्बन पे लगा हुआ H ऑक्सीजन पे जाके यहां एक नया रेडिकल बन जाएगा, फिर यहां पे NO आ जाएगा, NO आने से नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा, टोटोमेरिज्म से ऑक्सिन बन जाएगा। अब ऑक्सिन की रिएक्शन हो सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा के साइनाइड बना लिया जाए, हाइड्रोलाइसिस करा के कार्बोनाइल बना लिया जाए, या फिर हम ये कह दें उसमें बैकमान से रीअरेंजमेंट करवा लिया जाए, और या फिर हम ये कह दें उसका रिडक्शन करवा के अमीन में कन्वर्जन करा लिया जाए। तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस से कार्बोनाइल जनरेट हो रहा है। तो क्या आप सेलेनियम ऑक्साइड से करवा सकते हो ये काम? नहीं भैया, इतना सारा मैंने कुछ बोला सेलेनियम ऑक्साइड के बारे में थोड़ी बोला। सेलेनियम ऑक्साइड तो अल्कोहल या कार्बोनाइल कहां बनाती है, एलाइलिक पोजीशन पर। ये कोई एलाइलिक पोजीशन थोड़ी है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्रोमिल क्लोराइड, नहीं 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 नहीं, क्रोमिल क्लोराइड तो बेंजाइलिक पोजीशन पर हमारे को कार्बोनाइल जनरेट करके देती है। क्रोमिल क्लोराइड कहां देती है कार्बोनाइल, बेंजाइलिक पोजीशन पर कार्बोनाइल जनरेट करके देती है, टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। ये बातें ध्यान रखना जो मैं बोलता हूं कि भाई ये कब रिएक्शन करता, ये कब रिएक्शन करता, इनको भी जरा गौर से सुना करो ताकि चीजें रिकॉल हो, वो चीजें जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास के अंदर पड़ी हुई है। ओके चलिए, तो क्रोमिल क्लोराइड में नहीं हो सकता क्योंकि ये कहां रिएक्शन करता है ये सिखा दिया मैंने आपको। अब आप देखो सी, NOCl नाइट्राइट एस्टर, फोटोकेमिकल, होमोलाइटिक क्लीवेज, माइग्रेशन और फिर हाइड्रोलाइसिस वगैरह। यस, दैट इज द बर्टॉन रिएक्शन, सी इज द आंसर। ओके, और यहां पर डी में क्या प्रॉब्लम है, डी के अंदर प्रॉब्लम है कि ये हीट से नहीं होता, ये प्रोसेस आपका फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर होता है। बर्टॉन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द फोटोकेमिकल कंडीशन। क्लियर? चलिए आगे हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। 14th के बाद अब आप देखिएगा 15th नंबर एग्जांपल। देखो भाई 15th नंबर एग्जांपल में क्या है जरा आप लोग समझिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये लीजिए हमारे को एक अमीन दी गई है और यहां पर ये देखा जाए तो हॉफमैन लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। और हॉफमैन लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि व्हेन एन हेलोजिनेटेड अमीन हैविंग हाइड्रोजन एटम एट C4th नंबर पोजीशन यानी डेल्टा नंबर पोजीशन इज ट्रीटेड विद एसिडिक मीडियम फॉलोड बाय फोटोकेमिकल कंडीशन और हीटिंग कंडीशन फॉलोड बाय बेसिक मीडियम, देन नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग विल बी ऑब्टेन। और इसमें आंसर निकालने का तरीका क्या था, ये तरीका क्या था आंसर निकालने का, तो आप याद करो मैंने क्या बोला था, नाइट्रोजन पर ये क्लोरीन रिलेशन करवाने के बाद बेसिक मीडियम में क्या आ गई, यहां पर क्लोरीन आ गई, एन हेलोजिनेटेड अमीन बन गई। फिर आंसर निकालने का क्या तरीका था, 4 नंबर कार्बन
पे लगी हुई H जो शुड बी स्टेरिकली अप्रोचेबल, उस H को हटा देना, नाइट्रोजन की क्लोरीन को हटा देना और दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना। तो आंसर यहां पर क्या आएगा? दैट इज द सी। एक्चुअली साइक्लिक प्रोडक्ट है ही एक ही, तो हमारे को कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, बस केस पहचानना था और वो केस है हॉफमैन लॉफलर फ्राइटेक रीअरेंजमेंट। चलिए अब मैं आता हूं 16 नंबर एग्जांपल पे। टिन हाइड्राइड का एग्जांपल है। टिन हाइड्राइड के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया था कि चाहे आर पर हेलोजन लगी हुई हो, चाहे आर के ऊपर सेलेनियम लगी हुई हो, जंथेट लगी हुई हो, मरकरी लगी हुई हो या COOH लगा हुआ हो, किसी ना किसी मेथड से ये ग्रुप निकलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज के दौरान और हमें आर रेडिकल मिलता है। अब उस आर रेडिकल पर या तो H जोड़ लिया जाएगा या फिर उसको नोट 1 में या फिर नोट 2 के अंदर बेच दिया जाएगा। करेक्ट? ये सब चीजें हम लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ी हुई हैं। तो आप यहां पर क्या करोगे, ये यहां से हटोया और ये रेडिकल बन जाएगा। अब रेडिकल बनने के बाद आप देखो कि इसके अंदर क्या नोट 1 नोट 2 इनमें से कुछ है, तो मुझे यहां पर इंट्रामोलिकुलर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और अगर उसके ऊपर इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है तो कितने मेंबर रिंग मिल रही है? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हमारे को मिल रही है। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन होगी और अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाता हूं तो 5 मेंबर रिंग मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। सो द आंसर ऑफ दिस रिएक्शन, आंसर यहां तो 6 मेंबर है, नहीं 5 मेंबर रिंग मिल रही है, तो हम कहेंगे 5 मेंबर रिंग, सी इज द आंसर। करेक्ट? आप लोगों को ये चीज सिखाई है। यहां पर ये Cl निकलेगा, रेडिकल बनेगा, इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन होगा यहां पर, ओके, और ये 5 मेंबर रिंग बनने के बाद एक नया रेडिकल बनेगा और टिन हाइड्राइड वहां पर H जोड़ देगा। ये सब बातें हम लोगों ने की है और बहुत प्रैक्टिस हम लोगों ने इसकी की है, बहुत, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 20 एग्जांपल्स हम लोगों ने कॉपी के अंदर कर रखे हैं। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हम लोगों ने कर रखे हैं। 16 नंबर एग्जांपल के बाद अब आते हैं हम 17 नंबर एग्जांपल पे। देखो भाई 17 नंबर एग्जांपल देखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। 17 नंबर में हम ये कहते हैं वही टिन हाइड्राइड सबसे पहले यहां से ये ब्रोमीन निकालेगी और जब ब्रोमीन यहां से जाएगा तो यहां रेडिकल बनेगा। रेडिकल बनने के बाद हमें यहां इंट्रामोलिक्यूलर फ्री रेडिकल एडिशन दिखाई दे रहा है, यानी नोट 2 नजर आ रहा है। तो जब यहां इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होगी ना तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग मिल रही है। बिल्कुल ये 5 मेंबर रिंग हमारे को मिल जाएगी। तो पहली 5 मेंबर रिंग मिली, फिर एक नया रेडिकल मिला, नया रेडिकल आपस में फिर रिएक्शन करे 1 2 3 4 5, फिर एक 5 मेंबर रिंग मिलेगी, फिर एक नया रेडिकल बनेगा और उस नए रेडिकल पे फिर जाके H जुड़ जाएगा। क्लियर? तो हम ये कहते हैं सबसे पहले यहां ये दोनों 5 मेंबर रिंग आपस में जुड़ी, ये लीजिए, ओके, और यहां दोनों 5 मेंबर रिंग जुड़ने के बाद जहां पर जुड़ रही है, करेक्ट, इधर देखिए यहां 5 मेंबर रिंग जुड़ रही है, राइट, और ये बॉन्ड बना रही है और बॉन्ड बनाने के बाद यहां पर ये हमारे को एक नया रेडिकल मिल गया और इस नए रेडिकल के ऊपर फिर H जुड़ेगी। तो आंसर क्या हो गया? ए इज द आंसर। ये लीजिए, 2 बार सक्सेसिव, 2 बार इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन। और हमें पता है टिन हाइड्राइड के केस के अंदर हम इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन से 5 मेंबर रिंग ही बनाते हैं बिकॉज इट इज मोर फेवर्ड। क्लियर? और अगर 5 मेंबर रिंग कब नहीं बनती, या तो पॉसिबल ही नहीं है बनना, और अगर 5 मेंबर रिंग बन तो सकती है बट नहीं बन पाती कब? जब साथ में एक बेंजाइलिक रेडिकल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम बेंजाइलिक रेडिकल को मेंटेन रखते हैं और दूसरे पार्ट से रिएक्शन करवाते हैं, फिर चाहे वहां से हमें 6 मेंबर मिल रही हो चाहे 7 मेंबर रिंग मिल रही हो। ये मैंने आप लोगों को सिखाया है। ओके, चलिए अब मैं 18 नंबर एग्जांपल की बात करता हूं। देखिए 18 नंबर एग्जांपल के अंदर HNO2 का रिएक्शन हमने देखा यहां पर इसके साथ हो रहा है। पहले नाइट्राइट एस्टर मिलेगा। देखो भाई ये नाइट्राइट एस्टर मैं यहां पर बना लेता हूं, ये यहां नाइट्राइट एस्टर मिल गया, ये लीजिए ONO। उसके बाद में फोटोकेमिकल कंडीशन में यहां से ये NO निकल जाएगा और हमारे को O रेडिकल ऑब्टेन होगा। और जैसे ही ये O रेडिकल ऑब्टेन हुआ, ये लीजिए हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। अब इस O रेडिकल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये दोनों क्या है? डेल्टा। अब कौन सा वाला डेल्टा अपनी H ट्रांसफर करेगा? तो मैं ये कह दूं जो डेल्टा उसके साथ स्टेरिकली अप्रोचेबल है वो H ट्रांसफर करेगा, उस कार्बन पर रेडिकल आ जाएगा, फिर एनो रेडिकल वहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो देखो ये वेज पर है तो क्या डैश वाली कार्बन पे लगी H जाएगी? हम कहेंगे नहीं, स्टेरिकली अप्रोचेबल होनी चाहिए। और स्टेरिकली अप्रोचेबल ऑब्वियसली कौन सी वाली है? वेज पर लगा हुआ मिथाइल और वेज का OH आपस में स्टेरिकली अप्रोचेबल होगा, इसलिए यहां से रेडिकल जाएगी O के पास, यहां रेडिकल बनेगा और उस रेडिकल पर NO जाके जुड़ेगा। तो हम ये कहते हैं आंसर इज बी,
ये हमारे को मिलेगा। तो यहाँ अधूरी बार्टन रिएक्शन गिवन है। फिर उसके बाद हो सकता है वो आगे इस नाइट्रोसो का हाइड्रोलाइसिस करवा ले, ओ सॉरी बेकमैन्स पहले इसके अंदर टॉटोमेरिज्म करवा के ऑक्सिम बना लेता, फिर उस ऑक्सिम का हो सकता है हाइड्रोलाइसिस करवा के या तो कार्बोनाइल पूछ लेता, डिहाइड्रेशन करवा के साइनाइड वगैरह पूछ लेता, या उसके अंदर बैकमांस वगैरह करवा लेता। लेकिन ऐसा कुछ हमारे को यहाँ दिख नहीं रहा, केवल नाइट्रोसो पे ले जाके ये सवाल छोड़ दिया गया है। क्लियर? ये सवाल प्रीवियस ईयर CSIR मतलब CSIR ने अपने मॉडल पेपर के अंदर सवाल जो दे रखे थे उनके अंदर ये सवाल प्रेजेंट है। तो हो सकता है कभी भी किसी भी साल इस टाइप का सवाल हम लोगों से पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। आफ्टर द 18th नंबर अब मैं आता हूं 19th नंबर। अब देखो भाई, अब सवाल थोड़े बढ़िया और नेम रिएक्शन बेस्ड बनने लग गए हैं और आप लोगों को अब करना आना चाहिए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन वापस से हॉफमान लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट का है। और इस हॉफमान लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट के अंदर देखो एक ये स्पीशीज दी हुई है, ये लीजिए, और यहाँ पर मैं कह दूं ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के ऊपर ये एमी लगा हुआ है। करेक्ट, ये नाइट्रोजन है भाई, यहाँ पे ये लीजिए। ओके, और अब यहाँ पर ये लीजिए एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, ये लीजिए, यहाँ पर भी ये ग्रुप है। फिर यहाँ एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये लीजिए, और यहाँ ये Br लगा हुआ है। करेक्ट, और यहाँ ये Bn लगा हुआ है। करेक्ट, एक Br है और एक Bn है। अब हॉफमान लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट जब भी कभी होता है तो हमें पता है एन हेलोजिनेटेड, यहाँ कैटायनिक रेडिकल बनता है। यहाँ क्या बनता था? कैटायनिक रेडिकल, याद कीजिए। और इस कैटायनिक रेडिकल पर एक H माइग्रेट होकर आती है। कौन सी वाली? हम कहें या तो C4 वाली या C5 वाली। प्रेफरेंस किसको दोगे? C4 वाली को। लेकिन उस C4 का स्टेरिकली अप्रोचेबल होना बहुत जरूरी है। अरे क्या बोला मैंने? उस C4 का स्टेरिकली अप्रोचेबल होना बहुत जरूरी है। तो एक बात बोलो यार, इसके रेस्पेक्ट में ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये लीजिए 1 H ये है, 1 H ये है। बताओ यार, कोई स्टेरिकली अप्रोचेबल आपको नजर आ रही है? या मैं ये कह दूं ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, 1 H ये है, 1 H ये है। क्या आपको स्टेरिकली अप्रोचेबल नजर आ रही है? तो हम कहेंगे नहीं, यहां पर C4 पर लगी हुई H कहीं भी हमें स्टेरिकली अप्रोचेबल नजर नहीं आ रही है। भाई यहां पर अगर मैं ये कहूं इनमें से कोई सी भी H हमें स्टेरिकली अप्रोचेबल नजर आ रही है, हम कहेंगे नहीं। क्या इनमें से कोई H स्टेरिकली अप्रोचेबल नजर आ रही है? हम कहेंगे नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम कौन सी वाली H को काम में लेंगे? हम 5 नंबर कार्बन पर लगी हुई H को काम में लेंगे, बिकॉज ये वाली जो H है वो स्टेरिकली अप्रोचेबल है। और अगर ये स्टेरिकली अप्रोचेबल है तो आंसर निकालने का तरीका क्या था हॉफमान लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट में? कि जिस भी कार्बन पर लगी जो H आप माइग्रेट कराने वाले हो उस H को हटा देना, नाइट्रोजन पर लगी हुई हेलोजन को हटा देना और दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेना। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ हॉफमान लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट। यही था अपना आंसर। तो हम लोग यहां से इस H को हटा देंगे और यहां से इस हेलोजन को हटा देंगे और दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेंगे। एडिमेंटेन हेटेरोसाइक्लिक एडिमेंटेन डेरिवेटिव हम लोगों को मिलेगा। और ये प्रोडक्ट हमारे को अगर यहां पर देखा जाए तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये H आ गया, ये Ame ठीक है, ये H आ गया, हटाओ। अब यहां पर देखो ये Ame बिल्कुल ठीक है, Ame ठीक है, पर यहां तो हेलोजन मेंटेन है, ये नहीं हो सकता, यहाँ Bn होना चाहिए बिल्कुल। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? A इज द आंसर। क्लियर? 5 नंबर कार्बन पर लगी H हट गई, नाइट्रोजन पर लगी हुई हेलोजन हट गई और दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर? चलिए आफ्टर 19th नंबर, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। आफ्टर 19th नंबर अब मैं आता हूँ 20th नंबर एग्जांपल पे। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। 20th नंबर अच्छा एग्जांपल है। देखो 20 नंबर एग्जांपल को सॉल्व करते हैं हम जरा। देखो 20th नंबर एग्जांपल में NBS के 2 इक्विवेलेंट हम लोगों को दिए गए हैं और NBS के 2 इक्विवेलेंट का यहाँ रोल क्या है जरा देखेंगे। आप लोगों को मैंने सिखाया है, पढ़ाया है कि जब भी कभी आपको 2 अलग अलग बेंजाइलिक पोजीशन दी हुई हो इक्वल रिएक्टिविटी की, तो आप लोग यहाँ 2 इक्विवेलेंट NPS लेने पर अगर आपको यहाँ 2 सेम रिएक्टिविटी की बेंजाइलिक पोजीशन दी हुई होती हैं और साथ में 2 इक्विवेलेंट NBS गिवन होता है, तो आप दोनों बेंजाइलिक पोजीशन पे 1 by 1 ब्रोमिनेशन करवाओगे और यहाँ हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा।
क्लियर? ये तो पहली स्टेप का हमारे को प्रोडक्ट मिला। दूसरी स्टेप के अंदर देखो क्या दिया गया है, मैलोनिक एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कली, ये गिवन है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ ये मैलोनेट एस्टर लेता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, ये लीजिए, ये मैंने मैलोनेट एस्टर लिया, ये लीजिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, ये लीजिए NaOH, तो यहां से ये H प्लस बाहर निकल जाएगी। जैसे ये H प्लस बाहर निकलेगी, ठीक है, जैसे ही ये H प्लस बाहर निकलेगी हमारे को क्या मिलेगा, H प्लस के बाहर निकलने के बाद यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रिएक्शन करेगा और यहाँ से ये Br बाहर, करेक्ट। अब जैसे ये स्टेप हुई हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये लीजिए, ये हुआ, ये हुआ, ये CH हो गया, और यहाँ ये CH2Br मेंटेन है, और देखो ये COOAT है और ये भी COOAT है। क्लियर? अगले स्टेप के अंदर फिर वही चीज, बेस लिया जा रहा है NaOH, और वो बेस यहाँ से ये H प्लस को बाहर निकाल लेगा, और जैसे ही H प्लस गया ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये Br बाहर, और हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो जाएगी, ये लीजिए, और COOAT यहाँ भी लगा हुआ रहेगा और COOAT यहाँ भी रहेगा। तो बताइए इस प्रकार का प्रोडक्ट हमारे को कहाँ नजर आ रहा है, इस प्रकार का प्रोडक्ट हमारे को यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर? COOMe था बेसिकली, ठीक है, वो तो कोई खास बात नहीं है, दैट इज नॉट ए बिग इश्यू। यहाँ पर COOMe या अभी 2 बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो आंसर इज ए, ये लीजिए। और हमने कॉपी के अंदर ऐसा एग्जाम्पल कैसे कर रखा है, हमने कॉपी में एग्जाम्पल ये ले रखा था, याद करो, NBS से मैं यहाँ पर दोनों जगह ब्रोमीन ले लेता था और फिर मैं KOH के साथ रिएक्शन कराता था। याद करो, ये था कॉपी के अंदर सवाल, और जब मैं KOH के साथ रिएक्शन करवाता था तो पहले KOH ने यहाँ रिएक्शन करी और यहाँ से ये ब्रोमीन बाहर, राइट, और जैसे ये ब्रोमीन बाहर, आप याद कीजिए ये OH था और यहाँ एक ब्रोमीन ये लगी हुई थी, फिर इंट्रामोलिक्यूलर एक और रिएक्शन होती थी, ए लीजिए, और ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग हमारे को ऑब्टेन होती थी। क्लियर? इस प्रकार के मैंने आपको सवाल कॉपी के अंदर करवा रखे हैं। यहाँ मैंने न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं है। ये बात हुई आपके 20 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं आता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखो जरा 21 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो करते हैं सॉल्व 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर वही टिन हाइड्राइड का एग्जांपल दिया हुआ है यार। टिन हाइड्राइड के एग्जांपल में क्या सिखाया है, जहां पर हेलोजन लगी हुई हो वहां से हेलोजन हटाओ और वहां रेडिकल जनरेट कर लो, और रेडिकल जनरेट करने के बाद आप देख लो या तो सीधे सीधे वहां H लगा रखी है या उसको नोट 1 में भेजा है या उसको नोट 2 में भेजा है। नोट 2 का मतलब इंट्रामोलिक्यूलर फ्री रेडिकल एडिशन, और नोट 1 का मतलब तीन बातों में से पहली बात, या तो किसी एल्किन के साथ इंटरमोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन, चेन लेंथनिंग विल बी टेक्स प्लेस। उसके बाद केस 2 के अंदर एक ऐसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन जिसमें एलाइलिक पोजीशन पर लिविंग ग्रुप लगा है, या ऐसी स्पीशीज के साथ रिएक्शन जिसमें विनाइलिक पोजीशन पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। पूरा टिन हाइड्राइड इसी के इर्द गिर्द घूमता है, ये हम लोग जानते हैं, राइट। अब टिन हाइड्राइड यहां पर जब हमने लिया तो यहां रेडिकल बन गया। रेडिकल बनने के बाद देयर इज इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन, और 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग विल बी ऑब्टेन, और 5 मेंबर रिंग का एक ही प्रोडक्ट है यहां, और वो है ये, यानी डी इज द आंसर। बस कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ऐसे सवाल तो पेन चलाने की जरूरत नहीं होती यार, वैसे आंसर आ जाते हैं। रेडिकल जनरेट किया, इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन दिखाई दे रहा है, यानी कि रिंग बनेगी। अब इंट्रामोलिकुलर का यहां पर एग्जाम ऑप्शन ही हमारे को केवल एक नजर आ रहा है, बस उसको चेक कर लो कि वो पॉसिबल है क्या, और आंसर आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट। 22 नंबर पे आते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। 22 नंबर आपको मैंने क्या सिखाया है, मैंने सिखाया है H2SO4। देखो आप लोग H2SO4 और फोटोकेमिकल कंडीशन ये गिवन है, H2SO4 एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। और क्या सिखाया गया है, ये नाइट्रोजन पर लगी हुई क्लोरीन हटा लो, और उसके रेस्पेक्ट में ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर कार्बन पे लगा हुआ H हटा लो, नाइट्रोजन की क्लोरीन हटा लो, और दोनों के बीच में बॉन्ड बना लो। दैट इज द हॉफमैन लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट। तो बताइए इस प्रकार का यहां पर ऑप्शन अगर मैं देखूं तो वो कौन सा है। इस प्रकार का ऑप्शन यहां पर केवल और केवल ए है, यानी यहां देखो नाइट्रोजन पर लगी हुई क्लोरीन हट गई, 4 नंबर कार्बन की H हट गई, और दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ए इज द आंसर। यह लीजिए ये 22 नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब मैं 23 पे आता हूं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत ही आसान सा सवाल है। 23 नंबर क्वेश्चन भी अगर मैं बताऊं आपको
तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। देखो 23 नंबर क्वेश्चन भी, 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारे को वही टिन क्लोराइड और सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड दिया है। देखो पहले तो ये चीज क्लियर करो, ये जो ट्राई एंड ब्यूटाइल हमारे को टिन हाइड्राइड की जगह टिन क्लोराइड दिया है। क्या दिया हुआ ये? टिन क्लोराइड। और टिन क्लोराइड के साथ हमारे को सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड दे रखा है। तो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन क्लोराइड का रिडक्शन करके सबसे पहले इसे ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हमारे को यहाँ ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ऑब्टेन होगा। अब ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड का यहाँ फंक्शन हमारे को नजर आ रहा है बिल्कुल साफ साफ। क्या है वो फंक्शन, जरा देखेंगे। यहाँ पर जिस जगह आयोडीन लगा हुआ है वो आयोडीन का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। क्लियर? और होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद यहां एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो वो स्पीशीज यहां पे लिख देता हूं। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये लीजिए O, और ये टर्शरी ब्यूटाइल डाइमेथाइल सिलाइल है यानी TBDMS ये लगा हुआ है यहाँ पे। और मैं यहाँ ये ऑक्सीजन लगा लेता हूँ, ये लीजिए, ये OET लगा हुआ है और ये रेडिकल लगा हुआ है। करेक्ट? ये स्पीशीज हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर अगर मुझे इस रेडिकल का रिएक्शन अगर दिख रहा है तो साफ साफ यहाँ एक इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन सबसे पहले दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रामोलिकुलर, बाद में इंटरमोलिकुलर। तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन जब होगा तो पहले तो ये बताओ 5 मेंबर रिंग के साथ ये चेन कहाँ लगी हुई है? डैश पे। तो हम डैश पे अगर लगी हुई है तो अगला बॉन्ड भी डैश पे बनाएंगे। तो इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन जैसे ही हुआ यहाँ तो इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल एडिशन हो गया। ये लीजिए और यहाँ ये OTBDMS, ये लीजिए, ये ऑक्सीजन, ये लीजिए, और यहाँ ये रेडिकल, और ये लीजिए, ये रेडिकल हमारे को मिल गया। करेक्ट? अब उसके बाद में इस रेडिकल की रिएक्शन यहाँ आगे इस कंपाउंड के साथ करवा रखी है। ये लीजिए C4H9 और ये SiMe3 होने तो क्या दिक्कत है? अब ये रेडिकल यहाँ ये लीजिए इंटरमोलिकुलर फिर रेडिकल एडिशन दे देगा एंड चेन लेंथनिंग विल बी टेक्स प्लेस। जब चेन लेंथनिंग होगी तो देखो बनने वाली स्पीशीज मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। ये लीजिए, यहाँ ये हो गया, ये SiMe3 ये हो गया, राइट? ये यहाँ पर जुड़ा और ये जुड़ने के बाद यहीं पर एक रेडिकल आ गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये C4H9 हो गया, और यहाँ और ये यहाँ हमारे को एक रिंग मिल गई जहाँ पर OET लगा हुआ है और यह स्टीरियो पे OTBDMS लगा हुआ है। और फिर इस रेडिकल के ऊपर हम क्या कर लेंगे? ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से H सप्लाई कर देंगे। ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से हम क्या सप्लाई कर देंगे? H यहाँ सप्लाई कर देंगे और फाइनली प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपने एक चीज देखी, जैसे यहाँ पर रेडिकल बना, पहले इसमें नोट 2 हुआ इंट्रामोलिकुलर फिर रेडिकल एडिशन, फिर उसके बाद में जो रेडिकल मिला उसने रिएक्शन इसके साथ की और फाइनली हमारे को प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस सवाल के अंदर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। ओके, चलिए ये बात हुई हमारे 23 नंबर क्वेश्चन की। ओके, चलिए 23 का जो आंसर होगा वो ये होगा। बस यहाँ पर ये गलती से एक ऑक्सीजन लगी हुई है, इसको आप लोग एक बार हटा लीजिएगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। यहाँ पर केवल CH2 है, ये पोर्शन पे केवल CH2 है और कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज C और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ भी CH2 ग्रुप है। अब इन दोनों में से मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया? ये क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज चूंकि क्राउडिंग डैश पर अवेलेबल है तो आने वाला कहां पर आएगा? वेज की तरफ से। तो आने वाला वेज की तरफ से आएगा बिकॉज इट इज द बल्की पार्ट, और अगर यहाँ डैश पर क्राउडिंग है तो वेज के साथ नई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी हम लोगों की। तो यहाँ पर C हम लोगों को प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं 24 नंबर क्वेश्चन की। देखो भाई 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल,
कुछ है ही नहीं 24 के अंदर। देखो सब चीजें जानते तो हैं हम लोग। यहाँ पर देखो पहले स्टेप के अंदर तो जैंथेट बनेगा, और जैंथेट कैसे बनता है ये हमारे को पता है। सबसे पहले सोडियम हाइड्राइड यहाँ से H ले लेगा, O- बन जाएगा, फिर वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके और क्या बना देगा, ये O- बनेगा, और फिर वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आके MEI वहां रिएक्शन करेगा, और फाइनली हमारे को जैंथेट ऑब्टेन हो जाएगा। और मैं उस जैंथेट को ऐसे कह सकता हूँ OC डबल बॉन्ड SME, ये लीजिए, और ये ऑक्सीजन TBDMS, और यहाँ पर ये लीजिए OC डबल बॉन्ड O, ये PH, ओके, डबल बॉन्ड, और फाइनली टिन हाइड्राइड और AIBN की प्रेजेंस में अगर आपसे मैं ये कह दूं कि ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा ये H में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फाइनली हमारे को पता है कि यहाँ टिन हाइड्राइड से एक रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे ये लीजिए OTBDMS, और ये रेडिकल जो होगा ये रेडिकल फाइनली OC डबल बॉन्ड OPH, ये जो रेडिकल है फाइनली यहाँ इस बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज आर रेडिकल के साथ रिएक्शन करने के लिए ना तो कोई नोट 1 की कंडीशन है ना कोई नोट 2 की कंडीशन है। यहाँ पर टिन हाइड्राइड सीधे सीधे H सप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये आंसर हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला है, A और B दोनों पूछे हैं 1 by 1। तो देखो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, A और B यहाँ पर क्या क्या है जरा देख लेते हैं। A जैंथेट होगा, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, A यहाँ पर जैंथेट होगा, और देखो A जैंथेट कहां पर है, ये रहा जैंथेट A, और B इसकी जगह H आ चुका है। देन द आंसर इज D। हम ये कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, D इज द आंसर, और कोई यहाँ पर हमारे को नजर नहीं आ रहा है। चलिए जी, अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो आप लोग यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखो। 25 नंबर साइक्लोप्रोपेन का क्लीवेज है, तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं। साइक्लोप्रोपेन का ये सवाल कैसे सॉल्व होगा जरा देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसके अंदर ये जो वेज पर लगा हुआ है आयोडीन, यहाँ रेडिकल बन जाएगा, करेक्ट, और यहाँ ये OAC लगा हुआ है, और यहाँ पे ये डैश पे फिनाइल लगा हुआ है। अब हमारे को पता है कि ये जो 3 मेंबर रिंग है, एक तो इसमें स्ट्रेन है, और साथ में 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होने के कारण अगर मैं रेडिकल के पास वाला ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं, ये लीजिए, इस वाले बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूं तो क्या होगा जरा देखिएगा। इससे यहां पर ये बेंजाइलिक रेडिकल बन जाएगा, ये लीजिए, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वेज पर OAC लगा हुआ रह जाएगा, और फाइनली इस रेडिकल के ऊपर फिर H लग जाएगा। तो बताइए इस प्रकार के अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो ये प्रोडक्ट हमें ऑप्शन A में नजर आ रहा है। इसके अलावा ये हमारे को ऑप्शन है ना C में भी नजर आ रहा है, यही प्रोडक्ट हमारे को B में नजर नहीं आ रहा और D में भी नजर नहीं आ रहा। तो आंसर या तो A है या C है, लेकिन इंटरमीडिएट कार्बीन है या इंटरमीडिएट रेडिकल है, तो हमको पता है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट रेडिकल है, कार्बीन नहीं है, तो आंसर A भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा C। और 3 मेंबर रिंग की रिंग ओपनिंग कैसे होती है रेडिकल के साथ, ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कॉपी के अंदर, जो आप लोगों को पता है। चलिए अब मैं इस DPP का आखिरी सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और वो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है, जरा देखिएगा आप लोग, बहुत ही बढ़िया सवाल 26 नंबर, ये जरा आप लोग देखिएगा। ओके चलो जी, देखो 26 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूं, जरा देखना। देखो सबसे पहले फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन रेडिकल और NO रेडिकल के बीच का होमोलैक्टिक क्लीवेज होगा, और होमोलैक्टिक क्लीवेज के होने के बाद हमारे को ये ऑक्सीजन रेडिकल मिलेगा। ऑक्सीजन रेडिकल मिलने के बाद हमारे को पता है इस Me से रेडिकल H रेडिकल ट्रांसफर होगा, और जैसे ही इस Me से H रेडिकल ट्रांसफर होगा हमारे को ये रेडिकल ऑब्टेन होगा, ये लीजिए, यानी यहां से H रेडिकल ट्रांसफर होने वाला है, बिकॉज इट इज स्टेरिकली अप्रोचेबल, और ये डेल्टा पोजीशन पे है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो एक तो डेल्टा पोजीशन पर है और दूसरा ये स्टेरिकली अप्रोचेबल पोजीशन पर है, इसलिए हम लोग यहां से H रेडिकल को शिफ्ट करवाएंगे और एक ये रेडिकल बनाएंगे। अब आप देखना ये रेडिकल के ऊपर NO रेडिकल आए, भाई यहां से आ रहा है, यहां से
NO रेडिकल निकला है तभी तो ये बना है। अब यहां पर NO रेडिकल आ जाए, लेकिन इससे पहले कि NO रेडिकल आए आप देखिए एक्राइलोनाइट्राइल हमारे को दिया है। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्राइलोनाइट्राइल? एक्राइलोनाइट्राइल का मतलब होता है ये कंपाउंड, और इसका मतलब हो गया नोट 1 की प्रेजेंस, और नोट 1 में भी केस 1, यानी कि हम इस रेडिकल का रिएक्शन पहले एक्राइलोनाइट्राइल के साथ अगर करवा लें तो देखो क्या होगा। एक्राइलोनाइट्राइल इस रेडिकल की प्रेजेंस में यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, और मोर स्टेबल रेडिकल मेंटेन रखेंगे और लेस स्टेबल रेडिकल के साथ हम ये रिएक्शन करवा लेंगे। और जैसे ये रिएक्शन होगी जरा देखेंगे क्या स्पीशीज हम लोगों को मिलेगी। जैसे ये स्टेप हुई मैं बनने वाली स्पीशीज को यहां लिख रहा हूं, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये OH हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये CN, ये लीजिए, और हमारे को ये रेडिकल ऑब्टेन हो जाएगा। अब इस रेडिकल के साथ एक्चुअली में NO रेडिकल की रिएक्शन होगी, और जब NO रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा तो हम इस बनने वाले प्रोडक्ट को ऐसे कहेंगे, ये लीजिए, ये OH, ये CH2, ये CH2, और इधर से ये CH2, ये CN, और यहाँ पे NO रेडिकल आ गया, और ये NO टॉटोमेरिज्म देके ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप देखें तो ये ऑप्शन हमारे को क्या नजर आ रहा है, C। और ये बात समझ में, तो यहां पर आपने देखा कि बर्टॉन के अंदर टिन हाइड्राइड वाला कंसेप्ट है। अरे बर्टॉन चल रही है, लेकिन बर्टॉन में एक रेडिकल बना, अब उस रेडिकल पर या तो NO रेडिकल आ जाता, बट व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर रेडिकल रिएक्शन करता है, तो पहले उनके साथ रिएक्शन होगी। वाई बिकॉज उनका अमाउंट बहुत ज्यादा है और NO रेडिकल सिस्टम में कम है, तो पहले वो कंपाउंड रिएक्शन करेंगे, फिर NO रेडिकल जो होंगे फाइनली रिएक्ट करेंगे। तो ये बात हुई आपके DPP के इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो रेडिकल की DPP कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगी कार्बोकेटाइन की DPP, क्लियर। एंड देन स्टीरियो की कुछ DPPs जो हमारी बाकी है वो, और फिर टेस्ट पेपर्स वगैरह, इनके हम डिस्कशन पे आते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। कर लीजिए आप।